अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम ग़ुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टैक्सेशन का। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। आपको पता है कि आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, जिसमें आपका पहला हेड सैलरी का है, दूसरा हेड आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है और उसके बाद आपका कैपिटल गेन है, उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज है। आज जो है हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को फर्दर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम प्रोसीजर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम अमाउंट ऑफ रेंट को कम्युलेट करते हैं। आज हम फर्दर चलेंगे जिसमें हम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल, रिपेयर चार्जेस, प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन मॉर्गेज, शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड टू द इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये सारी के सारे डिडक्शंस हैं। आज हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को ही हम फॉलो अप करते हैं। जिसमें हम अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव बाय ओनर हम पढ़ रहे थे। उसका 4th पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है एनी बर्डन ऑफ द ओनर, ठीक है, पेड बाय टेनेंट। देखें, टेनेंट जो होता है, हमारा किराएदार जो होता है, वो हमारे बिहाफ पर ही बिजली का बिल भी पे करता है और दूसरे टैक्सेस भी देता है। तो जो अगर वो टैक्सेस पे करता है किसी लोकल अथॉरिटी को, जो भी टैक्सेस उसने पे किए हैं वो चार्ज करेगा रेंट के साथ। और आपको पता है कि जो रेंट के साथ चार्ज होती है ओनर को, वो ओनर की इनकम में, टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाता है। फिर 5th पॉइंट है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी किसी और को किराए पर दी जाए, ठीक है, किसी और को किराए पर दी जाए और उसमें जो टेनेंट हो वो सारी कॉस्ट को, जिसमें आपके रिपेयर के सारे चार्जेस शामिल होते हैं। देखें, अगर आपका टेनेंट घर में पेंट करवाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का काम करवाता है, ठीक है, सप्लाइज लेकर आता है, तो जो भी वो रिपेयरिंग के चार्जेस करेगा, वो सारे के सारे चार्जेस आपके ओनर को पे करने पड़ेंगे। वो ओनर की इनकम में रेंट का हिस्सा बन जाएंगे। और आपको पता है कि रेंट शामिल होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। जी, ये आपका एंड हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी इन केस ऑफ को ओनर। जहाँ एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर हों, उस सूरत में कौन सी पार्टी टैक्स पे करेगी। तो आपका लॉ ये कहता है कि जब एक ही प्रॉपर्टी के 2 ओनर हों तो जितना भी रेंट होगा वो उन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और ईच पार्टी अपनी इनकम टैक्स में, अपने टैक्सेशन में, अपने टैक्सेबल इनकम में रेंट का वो पोर्शन शामिल करेगी। जी, अब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15। आपको बताया कि 2 बातें होती हैं, या तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है या फिर वो नॉट टैक्सेबल इनकम में आता है। टैक्स फ्रॉम एग्जेम्प्ट की ये खसूसियत है कि वो किसी भी ईयर में लॉ के अंडर जब हम एक्ट पास करते हैं तो हम उसकी एग्जेम्पशन ख़त्म कर सकते हैं। जबकि नॉट टैक्सेबल एक ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है। कौन सी भला? सबसे पहली अमाउंट है ग्राउंड रेंट की। वो इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि ये जो सोर्स है ना इनकम का, ये हम शामिल कर देते हैं जाके इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में जाकर। ठीक है, क्लियर है? आपका 5th हेड है ना इनकम का, उस 5th हेड में जाकर हम इसको शामिल कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में। तो इसे हम कहते हैं ग्राउंड रेंट, या फिर वो रेंटल इनकम जो हमें बिल्डिंग से हासिल हो, जिसे हमने लीज पर दे रखा हो। ठीक है, मशीनरी भी दे रखी हो, प्लांट भी दे रखो। अब जब मशीनरी और प्लांट दे रखा है तो हमारी लैंड भी यूज़ हो रही है। जब हमारी लैंड भी यूज़ हो रही हो तो उससे हमें जो भी रेंट मिल रहा है लीज के अगेंस्ट, तो वो सारा का सारा रेंट यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो कहाँ शामिल होगा? इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में। नेक्स्ट देखते हैं जी, 3rd पॉइंट है रेंटल इनकम ड्रिवन बाय सबलेटिंग अ बिल्डिंग और लैंड बाय टेनेंट। यानी हमने अपनी बिल्डिंग एक टेनेंट को किराए पर दी। अब टेनेंट ने क्या किया कि वो पूरी बिल्डिंग उसके यूज़ में नहीं थी, तो उसने उस बिल्डिंग का कुछ पोर्शन खुद आगे किराए पर दे दिया। तो उसका जो रेंट है वो तो टेनेंट रिसीव कर रहा है, तो वो आपकी इनकम का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, वो नेक्स्ट जो रेंट पे देगा उसका रेंट जो कवर करेगा वो आपके ओनर का हिस्सा तो नहीं है ना। तो ओनर अपनी इनकम में उसे शामिल नहीं कर सकता, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं कर सकता, बल्कि वो टेनेंट की इनकम का हिस्सा बन जाएगा। 4th पॉइंट है माइनिंग राइट एंड लॉयल्टी।
रॉयल्टी आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रॉयल्टी किसे कहते हैं कि जब हम किसी का फेमस नेम या फेमस प्लेस यूज़ करते हैं तो हम उसके बदले में उसे कुछ चार्ज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा मिस्टर बीन की। मिस्टर बीन का कैरेक्टर जो है वो एक फेमस कैरेक्टर है। हमने क्या किया कि कराची में हमारे पास एक पर्सन था जिसकी शक्ल भी मिलती जुलती थी और उसका स्टाइल भी, तो हमने क्या किया, उससे वो एक्टिंग करवाई, ऐड करवाई, उसमें एडवर्टीज़मेंट में ले आए। लेकिन क्योंकि उसने कैरेक्टर कॉपी किया था मिस्टर बीन का, तो उसे हमें रॉयल्टी पे की गई। तो किसी भी किस्म की जो रॉयल्टी पे की जाती है ये इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज आता है, बल्कि रेंट के अंदर शामिल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होगा। पांचवी चीज़ जिसमें प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस किस चीज़ की, एमिनिटीज़ की, यूटिलिटीज़ की, एनी अदर सर्विसेज कनेक्टिंग विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग्स। एमिनिटीज़ से मुराद कि आप जब टैक्स की मिकदार को बढ़ाने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें तो आप उन्हें कुछ पॉलिसीज़ बना कर देते हैं, कुछ स्कीम्स निकालते हैं, तो वो स्कीम्स भी शामिल हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो कौन कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता। आपको पता है कि सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिल्डिंग, और आपको ये भी मालूम है कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो टैक्सेबल नहीं होती, इसीलिए वो तमाम प्रॉपर्टी जिस पर आप एग्रीकल्चर का काम करवा रहे हों वो भी टैक्स के अंदर शामिल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, ट्रस्ट से मुराद आपने कोई एनजीओ, कोई फलाही काम के लिए अपनी बिल्डिंग दे रखी है, तो जो बिल्डिंग आपने ट्रस्ट के लिए दी हुई हो उस बिल्डिंग के ऊपर हासिल होने वाली तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होता। जी नेक्स्ट है आपके पास रेंटल वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर ओनर ने एक बिल्डिंग रेंट पर दी है तो उस पूरी बिल्डिंग का रेंट काउंट नहीं होगा, वो पोर्शन जो उसने ख़ुद अपने लिए रहने के लिए रखा हो। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपनी बिल्डिंग का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ख़ुद यूज़ करते हैं, जबकि ऊपर वाला पोर्शन वो रेंट के तौर पर दे देते हैं। तो वो पोर्शन जो नीचे वो यूज़ कर रहे हैं वो रेंट में शामिल नहीं होगा और वो टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा, बाकी इनकम जो है उसमें शामिल होगा। फोर्थ पॉइंट है जी रेंटल वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्युपाइड बिजनेस प्रॉपर्टी, के ओनर ने जो बिजनेस प्रॉपर्टी खुद ऑक्युपाई की हो उसकी रेंटल वैल्यू भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम इनकम, वो जो प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली तमाम इनकम जो अप टू 2 लाख हो, उससे ज़्यादा ना हो, 2 लाख हो या 2 लाख से कम हो, 2 लाख से ज़्यादा ना हो, वो तमाम की तमाम इनकम एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से। जी अब हम डिस्कस करेंगे, देखें पहले आपने फेयर मार्केट वैल्यू मालूम की प्रॉपर्टी की, फिर आपने वो रेंटल वैल्यू मालूम की प्रॉपर्टी की, ठीक है, मालूम कर ली। फिर कुछ डिडक्शंस हैं जिन्हें हम अब पढ़ेंगे। जो डिडक्शन से क्या मुराद होता है कि जो भी आपने टैक्सेबल इनकम काउंट की है उसमें से ये वाले सारी अमाउंट्स पे टैक्स की रिलैक्सेशन मौजूद है, कुछ की परसेंटेजेस में है, कुछ कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट थे, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं या ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पर कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट तो नहीं है, बल्कि कुछ शराइत के साथ कुछ परसेंटेजेस में आपको रिलैक्सेशन दी जाती है कि आप अपने टैक्सेबल इनकम में से कुछ पोर्शन माइनस कर लें। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट पे आर पेएबल ऑन बोरोड मनी, फिर है प्रॉफिट पे आर पेएबल ऑन मॉर्गेज, फिर है म्यूनसिपल टैक्सेस एंड अदर लोकल टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, रिपेयर अलाउंस। अब देखें ये वो तमाम डिडक्शंस हैं जो हमें डिस्कस करनी हैं। अब इनमें से अक्सर डिडक्शंस जो हैं वो आपकी आउटलाइन में शामिल नहीं हैं, तो आप अपनी आउटलाइन के मुताबिक सिर्फ वही डिडक्शंस को ही प्रिपेयर करेंगे जो डिडक्शंस आउटलाइन में मेंशन की गई हैं, क्योंकि वो आपके पेपर का हिस्सा हैं और आपके पेपर में वो आ सकती हैं, ठीक है जी। आप सिर्फ उन्हीं पे गौर करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होंगी उन्हें फिल आउट करेंगे। जी डिस्कस करते हैं जी वन बाय वन कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो हमें दी गई हैं। सबसे पहले है रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस से मुराद कि आपने अपनी बिल्डिंग में जो आपने किराए पर दी है, आपका टेनेंट उस पर कुछ रिपेयरिंग्स करवाता है, मेंटेनेंस के चार्जेस लेता है, उसमें पेंट दोबारा करवाता है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, ठीक है, प्लम्बर का काम है, या किसी भी किस्म का जो है रिपेयरिंग करवाई गई है उसके अंदर वो जो भी अलाउंस होगा। अब देखें अलाउंस जितना भी आपने दिया है उसका वो कह रहा है कि 1/5 ऑफ द रेंट एज एन अलाउंस चार्ज करेंगे,
फ़र्ज़ करें आप दे रहे हैं 1 लाख रुपया रेंट है, 1 लाख का 1/5 जो है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, तो वो कितना बनता है बोला 20,000 मैक्सिमम बनता है। तो 20,000 आज आप डिडक्ट करेंगे फॉर रिपेयरिंग अलाउंस, चाहे आपका असल चार्जेस उतने रिपेयरिंग के हों, चाहे कम हों चाहे ज़्यादा हों, लेकिन आप उतना ही चार्ज करेंगे। देखें 10,000 हो ना पर मंथ रेंट, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 5 दूनी 10 तो 2,000, 2,000 अमाउंट जो है आप माइनस कर देंगे जब आप अपने टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, और आप उसमें जस्टिफिकेशन देंगे कि ये मेरा रिपेयरिंग अलाउंस है। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिपेयरिंग अलाउंस की असल अमाउंट इससे ज़्यादा थी या इससे कम थी। नेक्स्ट है जी इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता है इंश्योरेंस किसे कहते हैं कि अक्सर लोग जो है वो थेफ्ट लाइफ, ठीक है, अक्सर लोग बिल्डिंग के डैमेजेस थेफ्ट की इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि वो किसी भी किस्म की डिस्ट्रक्शन से डैमेज से बच सकें। अक्सर आजकल तो ये भी होता है कि एक्ट ऑफ गॉड के अंदर अगेंस्ट भी इंश्योरेंस करवाई जाती है कि अगर आपका घर अर्थक्वेक के अंदर तबाह हो गया तो उसकी वो इंश्योरेंस क्या है वो पेमेंट पे करेगी। तो किसी भी अमाउंट का प्रीमियम जो आप पे करते हो या पे करना हो कंपनी को, ठीक है, किस चीज़ के लिए, इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेजेस फायर थेफ्ट एट्सेट्रा, तो आपको अलाउड है कि आप उस अमाउंट को डिडक्ट कर दें। अभी तक हमने 2 डिडक्शंस पढ़ी कि पहली थी रिपेयर अलाउंस, दूसरी है इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी अगर आपने रिपेयर अलाउंस है 1/5 वो माइनस कर दें, दूसरा आपके डिडक्शंस हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी क्या करें डिडक्ट कर दें। फिर है म्यूनसिपल टैक्सेस एंड अदर लोकल टैक्सेस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो टैक्सेस होते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस या लोकल टैक्सेस, ये आप सिटी के अंदर पे करते हैं, ठीक है। वो तमाम टैक्सेस जो आपने सिटी ऑफिशियल्स को पे किए हों वो आप शामिल नहीं कर सकते जब आप एफबीआर को अपनी टैक्स स्टेटमेंट जमा करवा रहे हों और अपनी टैक्सेबल इनकम लिख रहे हों। तो आपको उस टैक्सेबल इनकम में से वो तमाम टैक्सेस जो आपने लोकल ऑफिशियल्स को पे किए हैं वो आप उसमें से माइनस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जी ग्राउंड रेंट में। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्राउंड रेंट जो इनकम है ये आपकी पे कर दी गई हो या पेएबल हो, जिस ईयर में भी हो, आप उसे ग्राउंड रेंट की आपको अलाउ है डिडक्शन। क्यों अलाउ है जी? क्योंकि ग्राउंड रेंट एक ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होती बल्कि इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में शामिल होती है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज का तो हम इसे काउंट करेंगे और इसे वहाँ पे इसकी परसेंटेजेस वगैरह और सारे इसकी डिटेल वहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके डिडक्शंस हैं। अब ग्राउंड रेंट कहते किसे हैं? ग्राउंड रेंट मीन्स वेयर द पर्सन इज अ लेसी in respect of site on which the building is erected. Any rent which is due whether paid or not for that year is called ground rent. Where the building site belongs to the company, no liability on the account of ground rent can arise in that case. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एरिया में ना एक क्लब दिया गया रेंट पर ना। अब रेंट उन्होंने सिर्फ जगह दी थी, ठीक है। उस क्लब की जितनी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन थी वो सारी के सारी कंस्ट्रक्शन उन क्लब ओनर्स ने की। अब क्लब ओनर्स ने उसकी कंस्ट्रक्शन भी की। अब वो 10 साल के लिए दिया गया। अब 10 साल का वो एग्रीमेंट था और उससे पहले वो खाली नहीं करवाया जा सकता था। बाकी कंडीशंस भी सेट की गई। अब देखें जिनकी जो ओनर्स थे उस ग्राउंड के, उन्होंने उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाकर नहीं दी, उन्होंने सिर्फ वो ग्राउंड रेंट पर दिया। अब इसीलिए ऐसी इनकम जो आप लेसी को दें, आप लेसर हैं वो लेसी है, उसको दें ताकि वो उस पर बिल्डिंग भी बनाए और बिल्डिंग बनाकर उससे जो रेंट है वो आपको पे करे। अब बिल्डिंग चाहे वो कंपनी से बिलोंग करती है जिसको आपने दी है लेसी पे, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट आपको ग्राउंड रेंट के तौर पर जितनी भी इनकम रेज होगी उससे आप इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में शामिल करेंगे लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है जी प्रॉफिट पेड आर पेएबल ऑन द बॉरवर्ड मनी। क्या मतलब है इस चीज़ का बॉरवर्ड मनी? देखें आप अगर किसी से पैसे उधार लेते हैं अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, या फिर आप रेनोवेशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उस पैसों पे होने वाला जो प्रॉफिट आप पे करते हैं, उधार लेने से मुराद आपने बैंक से लोन लिया जी, बैंक से लोन लेके आपको इंटरेस्ट पे करना है, जो इंटरेस्ट पे करना आपने वो इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से डिडक्ट करनी पड़ेगी, वो उसमें शामिल नहीं होगी। क्लियर है? चाहे वो लोन आपने किसी पर्सन से लिया हो, चाहे आपने उसे बैंक से लिया हो, चाहे आपने उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, किसी भी किस्म का लोन जो है आपका, लेकिन उसके अगेंस्ट अब लोन की भी कुछ टाइप्स हैं जब अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें
अभी हम डिस्कस करेंगे मॉर्टगेज वाला पॉइंट आएगा, वो रेंट के उसके लोन के टाइप्स में आता है, मैं उसे रिवाइज करवा दूंगा। अब है जी शेयर ऑफ रेंटल इनकम पे टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि आपने अब देखें वो कह रहा है कि वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ बीन परचेज्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड और रिकंस्ट्रक्टेड by the person with the capital contributed by house building finance corporation or a scheduled bank, the amount of any share of rental income paid on such capital and share towards appreciation in the value of the property। अब देखें वो कहता है कि वो प्रॉपर्टी जिसको आपने कंस्ट्रक्ट किया हो, परचेज भी किया हो, उस पर कंस्ट्रक्शन भी करवाई हो, या फिर आपने रेनोवेशन करवाई हो, या उसकी एक्सटेंशन की हो, या रिकंस्ट्रक्शन की हो, वो प्रॉपर्टी पे जो ये सारा प्रोसेस आपने करवाया, अगर उसके लिए जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि एक इदारा है जो आपको लोन देता है, या फिर स्केजुअल बैंक। स्केजुअल बैंक आपको पता है कि वो तमाम बैंक्स को कहा जाता है जो रजिस्टर्ड हो अंडर द आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो, उन्हें स्केजुअल बैंक कहा जाता है। जो रजिस्टर्ड ना हो उनको नॉन स्केजुअल बैंक कहा जाता है। जो स्केजुअल बैंक होते हैं वो फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम द स्टेट बैंक। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसके बाद वो तमाम इन, चाहे आपने लोन स्केजुअल बैंक से लिया हो, चाहे आपने हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन से लिया हो, किसी से भी लोन लिया, लेकिन आप रेंटल इनकम का जो अमाउंट आप उन्हें शेयर करते हैं उन कैपिटल के बदलों में, ठीक है, जो आपने कैपिटल लिया अब आपको वापस तो पे करना है ना, तो जो आप अपनी रेंटल इनकम का जो पोर्शन आप वहाँ शामिल करते हैं, या फिर जो बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन से मुराद के लैंड एक वाहिद एक ऐसा एसेट है जिसकी प्राइस कभी भी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। लैंड हो, बिल्डिंग हो, उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। ठीक है, कोई रिटर्न भी हो कैपिटल का, जो भी आप पे करते हैं वो शामिल नहीं होगा डिडक्शंस के अंदर। अभी तक जो भी आपकी आउटलाइन में डिडक्शंस हैं उससे कहीं पे से भी नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कहा जाएगा कि इनकम के अंदर रेंट का पोर्शन दे दीजिएगा और आपका रेंट का पोर्शन आपको शामिल होगा करना होगा, लेकिन उसके साथ कोई भी कंडीशंस ऐड नहीं होंगी। अब है जी प्रॉफिट पेड आर पेएबल ऑन मॉर्टगेज। मैंने आपको बताया था कि लोन की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, कुछ होते हैं नेकेड लोन, कुछ होते हैं मॉर्टगेज के लोन। नेकेड लोन वो होते हैं कि जब आप बैंक से लोन लेंगे या किसी भी पर्सन से लोन लेंगे तो आप उसके पास किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं रखते। मॉर्टगेज लोन में आप अपने प्रॉपर्टी के कागजात या फिर अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी टू द लोन मैनेजर आप उसे पास ऑन करते हैं। सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि इन केस के अगर आप लोन के अमाउंट पे ना कर पाए तो आपको वो प्रॉपर्टी सेल करके लोन के अमाउंट को जस्टिफाई किया जाएगा। अब देखें, जब आपने लोन लिया तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट पे करेंगे या फिर इंटरेस्ट पे करेंगे, या पे कर लिया है या पे करना है, तो किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने लोन की अमाउंट देनी, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट देनी हो या प्रॉफिट की अमाउंट देनी हो, वो जो भी चार्ज करेगा मॉर्टगेज वाला तो आपका वो डिडक्शंस में शामिल होगा, आपके टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं हो सकता। ये आपको पता है ना कि ये सारी हम डिडक्शंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके टैक्सेबल इनकम में से माइनस होनी है। जी, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस की। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, जब कंपनीज़ जो होती हैं उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ सिटी के अंदर फैलाई होती हैं, जैसे आपके होटल्स वगैरह हैं तो उन्होंने आपके प्लाज़ा वगैरह है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ओन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं स्टाफ का कि वो स्टाफ जाकर उनसे रेंट कलेक्ट करके ले आता है। तो वो जो भी कलेक्शन के लिए जाएंगे, स्टाफ जो भी कलेक्शन के लिए जाता है तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस बोलते हैं। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस के बदले में हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है, लेकिन जो भी सैलरीज पे करते हैं अब हम उन्हें रेंट का हिस्सा समझते हैं। तो हमारे लिए रूल ये है कि 6% ऑफ द रेंट जो है आप टैक्स के साथ चार्ज नहीं करेंगे, वो डिडक्शंस में शामिल होगा। ठीक है जी, 6% या इन दोनों में से जो भी लेस हो। एक है असल अमाउंट जो आपने पे किया स्टाफ को, दूसरा है 6% ऑफ। देखें, अगर 1 लाख टोटल रेंट हो तो उसका 6% बनता है 6,000 और आपने पे किया हो 4,000। ठीक है, जो भी लेस है, लेस इसमें से 4,000 है तो 4,000 शामिल होगा किस में, कलेक्शन चार्जेस में। लेकिन आजकल का जो 2021 का जो आप टैक्स सिस्टम पढ़ रहे हैं, इस टैक्स सिस्टम के मुताबिक वो जो चार्जेस थे कलेक्शन चार्जेस, उनकी परसेंटेज 4% कर दी गई है। अब वो कम है, यानी 10,000 अगर रेंट है पर मंथ का तो 4% यानी 4,000 जो है वो शामिल होगा किस में, आपका कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस में। याद रखें कि अभी आपने डिस्कस किया था 1/5 रिपेयर अलाउंस, फिर आपने डिस्कस किया 6%, तो ये सारे की सारी आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन को हल कर सकें। रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, एक ऐसा रेंट जो आपने रिसीव करना था लेकिन उसने पे नहीं किया था,
अब क्या है कि अब उसकी सिचुएशन अच्छी होगी और वो आपको पे करने जा रहा है, तो ऐसे रेंट को कहते हैं रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। तो ये आपके टैक्सेबल सिस्टम में चार्ज नहीं होता। अब लीगल एक्सपेंस, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड या फिर उसके रिलेटेड मैटर्स के थ्रू कोई भी केस आप सूट को डील कर रहे हैं, उस सूट के अगेंस्ट जितने भी आप चार्जेस पे करते हैं वो डिडक्शंस में शामिल होंगे, वो आपके टैक्स सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अनरियलाइज्ड रेंट, एक ऐसा रेंट जो पेएबल हो टेनेंट का, लेकिन टेनेंट उसे पे ना कर पाए और वो हमें रिकवर ना हो, तो वो डिडक्शंस में शामिल है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। टेनेंसी इज़ बोनाफाइड, बोनाफाइड से क्या मुराद ये होता है कि ट्रूथफुल, कि वो उसकी कंडीशन बिल्कुल ट्रूथ है और वो पे नहीं कर सकता। दूसरा, आपने टेनेंट को विकेट करने का बहुत से स्टेप्स लिए हैं ताकि उसे कंपेल किया जाए कि वो आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ जाए। सेकंड है आपका अनरियलाइज्ड लैंड में थर्ड पोजीशन है कि जहाँ पर डिफेंडेंट टेनेंट जो है उसके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन ना हो, कि वो कहीं जा ना सकता हो, कोई उसके लिए रहने के लिए जगह ना हो। फिर फोर्थ वन है द कंपनी हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग, कि कंपनी ने उस रेंट को रिसीव करने की तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स कर ली हैं, लेकिन वो रेंट को रिसीव नहीं कर पा रही। तो ये चैप्टर था आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इसके साथ ये आपकी आउटलाइन एंड हो जाती है। आपका चैप्टर 5 भी एंड हो जाता है। इसके साथ आपका कोर्स ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।